पुलिस वाली बहू का गुंडे से भरा ससुराल। बस अब बहुत हुआ। मैं आप लोगों की हरकत और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने बारे में ना सही, लेकिन जरा मेरे बारे में तो सोचिए। आप लोगों की वजह से मेरी भी कितनी बेइज्जती होती है। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में भी सारे कांस्टेबल और जो मुझसे नीचे पोस्ट में काम कर रहे हैं वो भी मुझ पर हंसते हैं। तो कोई अगर हमसे फालतू बोलेगा तो छोड़े कैसे? अब तुम ही बताओ, अगर कोई तुमसे उल्टा पुल्टा बोलेगा तो तुम छोड़ दोगी? जवाब देना और मारपीट करना, इनमें बहुत फर्क है। अगर आप लोग नहीं सुधरे ना तो कहीं ये ना हो जाए कि बहू होकर ही मुझे अपने ससुराल वालों के हाथों में हथकड़ी पहनानी पड़े। इतना कहकर साक्षी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। आखिरकार ऐसा भी क्या किया था साक्षी के ससुराल वालों ने, जो साक्षी उनसे इतनी परेशान हो चुकी थी कि खुद ही अपने ससुराल वालों को जेल में बंद करने की धमकी दे रही थी। आइए इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। साक्षी, तूने तो मेरी नाक में दम करके रख दिया है। ये तेरे लिए 8वां रिश्ता आया था, लेकिन तूने इसे भी मना कर दिया। अरे माँ, मैं भी आपको समझा समझा कर थक चुकी हूँ। मुझे किसी मामूली लड़के से नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर से शादी करनी है। जिस तरह मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरा हस्बैंड भी पुलिस ऑफिसर ही होना चाहिए। तो आप मेरे लिए कोई ऐसा रिश्ता ढूंढिए जिसमें लड़का पुलिस ऑफिसर हो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इससे पहले ममता साक्षी को कुछ कहती, साक्षी अपने पुलिस वैन में बैठती है और पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में साक्षी देखती है कि एक गुंडा एक लड़की को छेड़ रहा है। कहाँ जाएगी मुझसे बचकर? आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। प्लीज जाने दो मुझे, भगवान के लिए जाने दो। इससे पहले साक्षी जाकर उस लड़की की मदद करती कि तभी वहां एक अनुज नाम का लड़का आता है। क्यों परेशान कर रहा है लड़की को? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तो कौन होता है इसे बचाने वाला? पुलिस ऑफिसर है या कहीं का बहुत बड़ा राउडी है? तू जानता नहीं है मुझे कि मैं कौन हूँ? अरे मेरा तो रोज का काम है पुलिस स्टेशन जाकर अपनी मेहमान नवाजी करवाना, और मेरे मोहल्ले में बच्चा बच्चा मुझे जानता है। पूछ लियो कि अनुज दादा कौन है। अनुज एक मुक्के में ही उस गुंडे को मार गिराता है कि तभी वहां साक्षी आती है और जल्दी से गुंडे को हथकड़ी पहना देती है। मुझे नहीं पता था कि आज के समय में भी इतने बहादुर लोग हैं। मेरे आने से पहले ही आपने इस लड़की को बचा लिया। थैंक यू सो मच। साक्षी उस गुंडे को पुलिस स्टेशन में बंद कर देती है। अनुज की बहादुरी देख साक्षी उससे काफी इंप्रेस होती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। साक्षी हमेशा की तरह अपने पुलिस स्टेशन में बैठकर केस की फाइल देख रही थी। तभी कांस्टेबल अनुज को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाता है, जिसे देख। अरे कांस्टेबल, तुमने इन्हें क्यों पकड़ा है? ये तो काफी अच्छे इंसान है। अरे मैडम, यह कोई अच्छा इंसान नहीं है। आपको नहीं पता, आए दिन इसके खिलाफ कोई ना कोई FIR दर्ज होती रहती है। आज भी बीच रोड में खड़े होकर लड़ाई कर रहा था। अच्छा, एक काम करो, तुम जाओ, मैं इनसे बात करती हूँ। देखने में तो तुम एक अच्छे परिवार के लड़के लगते हो, क्यों इतनी लड़ाई करते हो फिर? अब वो लड़ाई करने का कोई शौकीन नहीं है, लेकिन जब कोई सामने से बोलता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा बाबा, इतना गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आज तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम तो तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अरे मैडम, आप तो बहुत अच्छी हो। मुझे तो लगता था कि सारी पुलिस वालियां एक नंबर की खड़ूस होती हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल चीनी की तरह मीठी हो। क्या मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करोगी? साक्षी अनुज के बहादुरपन और उसका इतना अच्छा बर्ताव देख साक्षी उससे मन ही मन काफी इंप्रेस होने लगती है और उसके साथ कॉफी पीने के लिए हाँ कर देती है। धीरे धीरे साक्षी और अनुज की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और कुछ ही महीनों में ही उनकी दोस्ती प्यार के रिश्ते में बदल जाती है। दोनों ही एक दूसरे के बारे में अपने परिवार को बताते हैं और सिर्फ कुछ ही हफ्तों में उनकी शादी हो जाती है और आखिरकार साक्षी अपने ससुराल आ जाती है। अरे देखो, गुंडों से भरी परिवार में पुलिस वाली बहू आई है। ना जाने अब क्या होगा। क्या ये लोग सुधरेंगे या जैसे हैं वैसे ही रहेंगे? अब तो भगवान ही जाने। पड़ोसी की बातों से यह साफ साफ पता चलता है कि साक्षी के ससुराल में एक से बढ़कर एक गुंडे भरे पड़े हैं, जिससे साक्षी अभी पूरी तरह से अनजान थी। बहू, आज मंगलवार है और मैं हर मंगलवार मंदिर जाती हूँ। चल, आज तू भी मेरे साथ मंदिर चल। ठीक है माँ जी, आप बस 10 मिनट रुकिए, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। साक्षी साड़ी पहनकर अपनी सास मनोरमा के साथ मंदिर जा रही होती है कि तभी मनोरमा की टक्कर गलती से एक पूनम नाम की औरत से हो जाती है। अंधी है क्या? दिखाई नहीं देता जो धक्का मार रही है? अरे तू कोई गुंडी है क्या जो इस तरह से बात कर रही है? गलती से धक्का लगा है तुझे? क्या आसपास इतनी भीड़ दिखाई नहीं दे रही? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे गुंडी बोले? मनोरमा देखते ही देखते पूनम के बाल पकड़कर उसे मारने लगती है, जिसे देख साक्षी। अरे माँ जी, आप क्या कर रही हैं? छोड़िए, इतनी सी बात पर। साक्षी अपनी सास मनोरमा को शांत करवाती है और उसे घर ले आती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। साक्षी की दोनों नंद पल्लवी और गीता रिक्शा से अपने घर आ रहे होते हैं कि तभी, अरे बहन जी,
जब रिक्शा का 30 रुपए हुआ है तो आप लोग मुझे 20 रुपए क्यों दे रहे हैं? मुझे तो अपने 30 रुपए ही चाहिए। ऐसे कैसे? जब कॉलेज जाने के 20 रुपए लगते हैं तो घर आने के 30 रुपए क्यों? मुझे क्या पागल समझा है? रखना है तो रखो 20 रुपए, वरना हम तो चले। 10 रुपए के चक्कर में पल्लवी और गीता और रिक्शे वाले से लड़ाई करने लगती है। तभी वहां से पुलिस की वैन लेकर साक्षी गुजरती है। अपनी दोनों नंद को रिक्शा वाले से लड़ता देख वो उसके पास जाती है। ये क्या हुआ पल्लवी? गीता, रिक्शा वाले से लड़ाई क्यों कर रही हो? अरे भाभी देखो ना, कॉलेज जाने में जब 20 रुपए लगते हैं तो ये वापस आने में 30 रुपए क्यों ले रहा है? अब तो मैं 1 रुपए भी नहीं दूंगी। पल्लवी की बात सुनकर साक्षी रिक्शे वाले को पैसे देती है और उन दोनों को वैन में बिठाकर उन्हें घर छोड़ देती है। साक्षी नोटिस करने लगी थी कि उसके ससुराल वाले हर छोटी छोटी बातों पर कभी राशन वाले तो कभी पड़ोसियों से लड़ाई करने लग जाते थे। तेरी हिम्मत कैसी हुई ये कुरकुरे का रैपर मेरे घर के सामने डालने की? तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। मैं नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला जानता है कि तू कितनी बड़ी कुंडी है। और तू नहीं बल्कि तेरा पूरा खानदान गुंडों का है। परिवार में एक से एक गुंडे भर रखे हैं। पड़ोसन की बात सुनकर अब धीरे धीरे साक्षी को सारी बातें समझने आने लगी थी। अरे भाई साहब, क्यों मेरे सिर में दर्द करके रख दिया है? आपको पहले मिलता होगा सब्जी के साथ धनिया, लेकिन अब धनिया पैसों से मिलता है। लाइए 10 रुपए, फिर मैं आपको धनिया देता हूँ। अरे मैं भी देखता हूँ तू कैसे मुझे धनिया लेने नहीं देता। अपने ससुराल वालों को ऐसा गुंडागर्दी करता देख साक्षी काफी परेशान होती है और उन्हें काफी समझाती भी है, लेकिन उसके ससुराल वालों पर कोई असर नहीं होता। और आज तो साक्षी की नंद पल्लवी हद ही कर देती है। इस गोल्ड की चेन को पहनकर गले पर पूरा रैशेस हो गया है। अब तो मैं इसे कुछ दिनों के बाद ही पहनूंगी। साक्षी अपनी गोल्ड चेन उतार कर टेबल पर रख देती है और चेंज करने के लिए बाथरूम चली जाती है। तभी पल्लवी साक्षी के कमरे में आती है और उसकी गोल्ड की चेन देखकर उसे चुरा लेती है। मैंने तो यहीं अपनी गोल्ड की चेन रखी थी, कहाँ गई? साक्षी अपनी गोल्ड की चेन काफी ढूंढती है लेकिन उसे वो नहीं मिलती। शाम को जब सब खाना खा रहे होते हैं तो अचानक साक्षी की नजर पल्लवी के गले पर जाती है। पल्लवी ने साक्षी की चुराई हुई गोल्ड चेन को ही पहना हुआ था, जिसे देख साक्षी अपनी चेन पहचान लेती है। पल्लवी, ये तो मेरी गोल्ड की चेन है ना, तुम्हारे पास कैसी आई ये? आपकी नहीं मेरी है। मतलब मैं आपकी गोल्ड की चेन क्यों पहनूंगी? पल्लवी झूठ मत कहो, ये चेन मेरी है। मुझे क्या अपनी चीजों की पहचान नहीं है? अरे अभी तक तो तुम सिर्फ लोगों से लड़ाई करती थी, लेकिन अब तुम अपने ही घर का सामान भी चोरी करने लग गई हो। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी भाभी की चेन चुराते हुए? दिन पर दिन साक्षी के ससुराल वालों की गुंडागर्दी बढ़ती जाती है और आज तो लड़ाई में मनोरमा अपने पड़ोसन का सिर ही फोड़ देती है। साक्षी को जैसे ये बात पता चलती है तो वो भागते हुए हॉस्पिटल जाती है और पूरे परिवार से माफी मांगकर ससुराल वालों की क्लास लगाती है। मैं तो आप लोगों से परेशान हो चुकी हूँ। जब देखो लोगों से लड़ाई झगड़ा, और आज तो आपने हद ही कर दी। अगर उस औरत को कुछ हो जाता तो अपनी नहीं तो जरा मेरी इज्जत के बारे में तो सोचिए। उसने मुझे गाली दी तो मैं उसे कैसे छोड़ती? या तो आप लोग अपनी गुंडागर्दी छोड़ दीजिए या तो फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। साक्षी की परिवार में एक से एक गुंडे भरे थे, जिनके चलते आए दिन उनकी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में होती थी। पुलिस ऑफिसर होने की वजह से साक्षी अपने परिवार वालों को हमेशा बचा लिया करती थी, लेकिन आज पुलिस कमिश्नर साक्षी पर काफी गुस्सा करते हैं। साक्षी, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर अब के बाद अपने घर वालों के खिलाफ एक भी FIR दर्ज हुई तो सबके सब जेल में जाएंगे और तुम भी सस्पेंड कर दी जाओगी। सॉरी सर, अभी एक भी कंप्लेन नहीं आएगी। अपनी जॉब पर बात आ जाने की वजह से साक्षी काफी परेशान थी और घर जाकर अपने कमरे में बैठकर काफी रोती है। बचपन से इतनी मेहनत करी ताकि मैं अपना पुलिस बनने का सपना पूरा कर पाऊं, और जब मैं पुलिस बन गई तो मुझे ऐसे ससुराल वाले मिले हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे तो ससुराल वाले न सुधरने का नाम ले रहे हैं और न ही पुलिस कमिश्नर को मुझ पर तरस आ रहा है। अगर मुझे पुलिस कमिश्नर ने सस्पेंड कर दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब मैं इस बदनामी के साथ और नहीं रह सकती कि एक पुलिस वाले के घर वाले सारे 1 नंबर के गुंडे हैं। साक्षी अपने कमरे में बैठे रो रही होती है कि तभी उसकी ये सारी बात उसकी नंद गीता सुन लेती है और बाहर आकर सभी को बताती है, जिससे सभी को साक्षी के लिए काफी बुरा लगता है और अब सब साक्षी के कमरे में जाते हैं। साक्षी, हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि हमारी वजह से तुम्हारी ड्यूटी पर बात आ जाएगी। अब से हम किसी से कोई झगड़ा नहीं करेंगे, पर सबके साथ इज्जत से जिएंगे। हाँ भाभी, हम लोग बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, इसलिए कहीं पर भी आपकी हमारी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। ससुराल वालों की बात सुन साक्षी उन सबको माफ कर देती है। इसके बाद अब धीरे धीरे कर वो सभी अपना गुंडे करने वाली हरकतें छोड़ देते हैं और सबसे अच्छे से पेश आते हैं। अरे बाजी, सच बताओ, सच में क्या ये बुर्का सिर्फ 800 रुपए का है? बाहर बाजार में तो 2000 से कम का नहीं है ये बुर्का। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार पहनने के बाद दूसरी बार पहनने के लायक ना बचे? मेरी
बड़ी बहन, रमजान का महीना चल रहा है, इस महीने में क्या हम ऐसे गुनाह करेंगे? आप बेफिक्र होकर इसे लेकर जाइए, अगर जरा भी कमी आए ना तो आकर वापस करवा दीजिएगा। अब आपके मोहल्ले का ही बाजार है, आने जाने में तो कोई तकलीफ भी नहीं होगी। या अल्लाह, कितनी सुंदर सुंदर जन्माज है, और बच्चों के लिए टॉप वगैरह तो देखो कितने प्यारे प्यारे हैं। मेरा असलम तो कब से नई टोपी के लिए जिद कर रहा था, और अम्मी जान के लिए भी जन्माज लेनी थी। अच्छा हुआ मैं मोहल्ले में ही ये सब मिल गया, वरना इतने पैसे खर्च करके दूर बाजार में जाना पड़ता। देखा जया, हमारी मोहल्ले में बाजार शुरू करने का फैसला मोहल्ले की औरतों को कितना फायदा हो रहा है। छोटी मोटी चीज के लिए अब ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। सभी दुकानों पर कितनी ज्यादा चहल पहल है। चलो इस रमजान कुछ तो अच्छा हुआ। राशि, मुस्कान, जोया, तमन्ना और जमजम, इन पांचों बहू ने कुछ वक्त पहले ही अपने मोहल्ले में छोटा सा बाजार शुरू किया था, जो देखते ही देखते अब काफी बड़ा हो गया था। जहां पहले बाजार में सिर्फ पांचों बहुएं बैठी थीं, तो वहीं अब इस बाजार में कई सारे लोग आकर अपना सामान बेच रहे थे, जिससे इस मोहल्ले के लोगों को पूरे रमजान में काफी आसानी होती। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस कहानी से इन पांचों बहू की अपने मोहल्ले में बाजार शुरुआत करने की एक छोटी सी कहानी को जानते हैं। बाजी, बिल्कुल जायज दाम ही बताया है मैंने आपको। पूरे बाजार में इससे कम में खजूर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अरे भाईजान, कहाँ कम बताया है आपने? 200 रुपए के सिर्फ ये छोटा सा डिब्बा दे रहे हो आप खजूर का। ये तो इफ्तारी में 2 लोगों को भी कम पड़ेगा। जरा ठीक ठाक दाम लगा दो, हर बार रमजान में आपसे ही तो खजूर लेते हैं। चलिए बाजी, न आपकी न मेरी, 180 रुपए दे दीजिए। इस महंगाई ने तो दम बढ़ा कर रख दिया है। अभी तो रमजान शुरू होने में हफ्ता भर है, और जरा बाजार के दाम तो देखो, सारे फल वगैरह तो 100 रुपए से कम नहीं है, और खजूर का तो पूछो ही मत। बाकी का सामान कैसे लेंगे? सारे पैसे तो इन खजूर और फलों को ही लेने में निकल जाता है। सिमसम, थोड़ा जल्दी करो, देखो शाम होने को आई है, घर भी जाना है। वैसे ही यहाँ से घर के लिए आसानी से रिक्शा नहीं मिलता है। तमन्ना, जमजम जल्दी जल्दी रमजान का थोड़ा बहुत सामान खरीदते हैं और रिक्शा पकड़कर रात के 9 बजे तक अपने घर पहुंचते हैं। जमजम, तमन्ना, तुम दोनों ने तो आने में काफी देर लगा दी। कितनी देर पहले की गई हुई हो, और सिर्फ ये थोड़े से फल और खजूर लेकर आई हो। बाकी का सामान कहाँ है? क्या बताएं अम्मी जान, बाजार जाने में और आने में ही 2 घंटे लग जाते हैं। ऊपर से उस बाजार में हर चीज सोने के भाव मिलती है। सारे पैसे तो इन फल और खजूर में ही लेने में निकल गए हैं। यही तो बात है अम्मी जान, याद है आपको जब हम रेशमा भाभी जान के बच्चे के लिए कपड़े लेने के लिए बाजार गए थे, तो पूरे दिन निकल गया था, और मुश्किल से 2 जोड़े कपड़े भी 2000 से कम में नहीं आए थे। काश हमारे मोहल्ले में ही कोई बाजार होता, तो आने जाने का खर्चा और वक्त दोनों बचत होती, और मोहल्ले के लोग तो कम दामों में ही सामान बेचते। कितनी आसानी होती है अगर हमारे मोहल्ले में बाजार होता है। और अब तो हफ्ते भर के बाद रमजान शुरू है, अगर किसी चीज के बीच में जरूरत आ पड़ी तो क्या करेंगे हम? पूरे मोहल्ले में एक छोटा भी बाजार न होने के कारण इन पांचों बहू को अक्सर छोटी मोटी चीजों के लिए बहुत दूर जाना पड़ता। यहाँ तक कि आस पड़ोस की औरतों को भी इससे काफी परेशानी होती। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। मुस्कान और जोया आंगन में बैठकर दाल चावल साफ कर रही होती हैं। तभी मुस्कान देखती है कि कई बार उनके घर के सामने और पूरे मोहल्ले में कुछ औरतें और आदमी फल और टोकरियों में अलग अलग सामान बेच रहे हैं, जिसे देख मुस्कान को एक तरकीब सूझती है। अरे मुस्कान, क्या हुआ तुम्हें? जल्दी जल्दी साफ करो, खाना बनाने का वक्त हो गया है। मुझे एक कमाल का आइडिया आया है। देखो, अगर हमारे मोहल्ले में बाजार होता तो हम कितनी आसानी होती ना हमें। क्यों ना हम खुद ही हमारे मोहल्ले में बाजार की शुरुआत कर दे तो? मुस्कान, तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरा मतलब रमजान शुरू होने वाला है, तो क्यों ना हम मोहल्ले में खुद के बाजार शुरू करें। जैसे हम उसमें सेवई, फिरनी, शरबत, और तो और तुम्हें तो सिलाई भी आती है, तो हम औरतों के लिए बुरखे, बच्चों के लिए नकाब, टोपी और जनमास जैसी चीज बनाकर बेच सकते हैं। रमजान में तो इन चीजों की जरूरत तो हर किसी को ही पड़ती है। इससे आसपास के लोगों को भी फायदा होगा और हमारी थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। मुस्कान का आइडिया जोया को काफी पसंद आता है, और अब वो इस बारे में बाकी बहू से बात करती है, और वो भी इसके लिए हाँ कर देती है। अम्मी जान, मैं कर लूंगी, अब आप जाकर आराम करिए। अर्शी बेटा, सेवई बनाना कोई आसान काम नहीं है। तुम अकेले ये सब कैसे देखती रहोगी? देखो, हम दोनों ने मिलकर किया तो कितनी जल्दी हो गया, और ढेर सारी सेवई बन गई। और तुम फिक्र मत करो, मुझे फिरनी वगैरह भी काफी अच्छे से बनानी आती है। इसके बाद मैं फिरनी बना दूंगी। अम्मी जान, अगर आप ना होती तो मैं सच में ये सब अकेले कैसे करती। शुक्रिया अम्मी जान। अल्लाह, जोया, तुमने तो काफी सुंदर नकाब बनाया है, और ये बच्चों की छोटी छोटी टोपी भी काफी सुंदर है। और तुमने जो इन बुरकों और नकाब पर इतनी सुंदर कढ़ाई की है, उसका क्या? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी सुंदर कढ़ाई आती है।
वो तो बस बचपन में अम्मी जान को देखते देखते मैंने सीख लिया था। जहां मुस्कान, जोया, अर्शी, सेवई और इन बाकी सामानों को बनाने में लगी होती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाकी बहुएं मोहल्ले में एक जगह कुछ टेबल बैठने के लिए कुर्सियां और उन टेबल पर चादर बिछा रही होती हैं। थोड़ी देर में अर्शी, मुस्कान, जोया और सलमा लेकर बाहर मोहल्ले में आ जाती हैं और उन सबको टेबल पर अच्छे से रख देती हैं। और थोड़ी देर में कुछ औरतें उन लोगों के पास आती हैं। बच्चों की जानमाज भी कितनी ज्यादा प्यारे है ना। मैं तो अपनी ननद के बच्चों के लिए जानमाज ले रही हूँ। कल से रमजान शुरू है और ये सेवई वगैरह भी कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। मैंने अपने शौहर से सेवई मंगाई थी। अरे इतनी बेकार सेवई थी कि एक बार बच्चों को क्या बनाकर दे दी, बाकी रखी हुई खराब हो गई। ये तो खराब नहीं होगी ना? पहली बात ये खराब नहीं होगी, और दूसरी बात अगर खराब हो भी गई तो हम तो आपके मोहल्ले में ही बैठे हैं। अगले दिन से रमजान शुरू हो जाता है। रमजान के शुरू होते ही सभी को छोटे मोटे चीजों की जरूरत पड़ रही थी और मोहल्ले में इन लोगों के बाजार करने की शुरुआत की वजह से वो सभी काफी खुश थीं। हर रोज की तरह तीनों बहुएं बाजार में अपना बनाया हुआ सामान बेच रही थीं कि तभी तमन्ना और जमजम टोकरा भरकर खजूर और अलग अलग तरह के ढेर सारे फल लेकर आती हैं, जिसे देखकर या अल्लाह, जमजम, तमन्ना, ये तुम लोग टोकरा भरकर खजूर और फल कहाँ से लेकर आई हो? अरे आज जब हम सब्जी लेकर घर लौट रही थी तो बीच रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो हम दूसरे जंगल के रास्ते होते हुए आए और वहाँ पर हमें बड़े बड़े खजूर के पेड़ और ये फल के पेड़ दिखे, तो वहाँ से हमने ढेर सारे खजूर और फल तोड़ लिए। अब हम भी तुम्हारे साथ फल और खजूर बेचेंगे। सही कहा है, किसी ने जब भी ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। या खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है। उस वक्त से जमजम और तमन्ना भी फल और खजूर बेचना शुरू कर देती हैं और अब देखते ही देखते मोहल्ले की 8 से ज्यादा औरतें इनसे ही इफ्तारी के लिए सामान लेती हैं। चलो, मोहल्ले में बाजार खुलने का फायदा तो हुआ, वरना तुम्हें याद है ना जरीना, पिछले साल रमजान में दूर बाजारों में जाते हुए हमारी क्या हालत हो जाती थी। एक बार तो आते हैं बीच रास्ते में ही रोजा खुल गया था। वो दिन तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। ऑनलाइन है तो क्या, लेकिन अब यहाँ देखो जरूरत का हर सामान मिल रहा है। वही फल खजूर तोड़ कर लाना, ये सब कुछ करके तो मुझे इस साल एक सुंदर सा बुरखा लेना था, तो मैं यहाँ से तिरछापुर के ले लूंगी। रमजान के चलते जहां मोहल्लों की औरतों की मदद हो रही थी, तो वहीं इन 5 बहू की काफी अच्छी कमाई भी हो रही थी। इन 5 लोगों को देख देख कर अब मोहल्ले के और लोग भी जो दूर जाकर बाजार लगाते थे, वो भी इन्हीं 5 बहू के साथ बाजार लगाना शुरू कर देते हैं। अरे आप लोगों को देख देख कर हमें भी एहसास हुआ कि हम लोग इतनी दूर जाकर बाजार लगाते हैं और सामान बेचते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बिक्री नहीं होती। मैं दूर के चलते कोई भी हमसे सामान नहीं खरीदता। अब आप ही बताइए बाजी, इतनी दूर आना जाना करेंगे तो हमें भी तो थोड़ा बहुत दाम बढ़ाना पड़ेगा ना। अरे लेकिन चलो, अब तो हमने अपने मोहल्लों में ही बाजार खोल लिया है। अब आराम से सामान बेचेंगे और जब चाहा घर जाकर आराम भी कर लेंगे। तो आपने बहुत अच्छा किया। अब देखिए ना, देखते देखते कितने सारे रमजान गुजर गए और कुछ रमजान के बाद हिम्मत भी आ जाएगी। आप लोग देखते जाइए कि कैसे कैसे मोहल्ले के सभी लोग आप लोगों का सामान यूं ही खरीद लेते हैं। अरे बाबू, सामान बेचते बेचते भूल गई क्या कि इफ्तारी का वक्त हो चला है। चलो अब जल्दी से अंदर आ जाओ, वजू कर लो। मैंने इस इफ्तारी की सारी तैयारी कर दी है। भाईजान, जरा आप हमारी दुकान देख लेंगे, हम जल्दी से उतरेगा, नमाज पढ़कर आ जाते हैं। अरे बड़ी बेफिक्र होकर जाइए, जिस तरह हमारी व्रत है ठीक उसी तरह आपके रोजे भी हैं। आप जाइए, तब तो हम आपकी दुकान देख लेंगे और कोई ग्राहक आएगा तो उसे भी संभाल लेंगे। 5 बहू जल्दी से घर जाती हैं और इफ्तारी कर नमाज पढ़कर खुदा की इबादत करती हैं और अल्लाह से शुक्रिया अदा भी करती हैं। और अच्छी तरह 5 बहुएं छोटे छोटे जुगाड़ करके काफ़ी सारी दुकान खोल लेती हैं। वहीं मोहल्ले की कई औरतों को भी उनसे सीख मिलती है और अब वो भी इसी तरह छोटी मोटी दुकान खोल लेती हैं, जिससे पूरे रमज़ान मोहल्ले के लोगों को फ़ायदा होता है और रमज़ान के बाद भी 5 बहू की कमाई जारी रहती है।